हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता सिन्हा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे वीडियो चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो ताकि मेरा वीडियो अपलोड हो जाए तुमको तुरंत मिल जाए। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम समास का भाग 3 है ये हमारा। भाग 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। समास का निर्माण, समास शब्द का निर्माण कैसे हुआ, समास शब्द का अर्थ क्या है, समास शब्द की परिभाषा क्या है और समास के कितने भेद हैं। उन भेद में हम लोग अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विगु समास और तत्पुरुष समास के बारे में। द्विगु समास, पहले द्विगु समास पढ़ ले। द्विगु समास का भी इसमें 2 पद होगा, पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। उत्तर पद क्या प्रधान होगा क्योंकि ये विशेष से होगा इसमें, और पूर्व पद क्या होगा, विशेषण होगा। विशेष होने के कारण ये उत्तर पद प्रधान होगा। विशेष होने के कारण उत्तर पद इसका प्रधान होगा। द्विगु समास में क्या है, ये भी कर्मधारय समास से ही निकला हुआ है कि जब इसका पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाची होगा तो ये द्विगु समास कहलाएगा। तो इसके भी 2 भेद हो गए। पहला समाहार द्विगु समास, द्वि का मतलब ही है 2। द्वि का मतलब होता है 2। 2 क्या है, संख्या को बताता है। तो यहाँ जो है द्विगु समास, इसका पूर्व पद क्या है, विशेषण। और विशेषण में बताए थे 4 भेद में से 2 ही भेद रहेगा, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण कर्मधारय समास में होगा और संख्यावाचक विशेषण द्विगु समास में होगा। तो इसका पहला पद संख्यावाची होगा और दूसरा विशेष होगा। विशेष क्या होगा, संज्ञा या सर्वनाम होगा। तो ये भी 2 प्रकार का हो गया, समाहार द्विगु समास और दूसरा उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। समाहार का मतलब ही होता है क्या, इकट्ठा, समूह, एकत्रित, है ना। समाहार द्वंद्व समास में भी बताए थे। द्वंद्व समास जैसे हाथ पैर, तो वो परोक्ष रूप से समाहार यानी समूह में बता रहा है, कह रहा है कि उसके हाथ पैर फूल रहे, तो हाथ पैर के अलावा भी शरीर के अन्य अंग उसके फूल रहे दर्द के मारे। तो समाहार यानी समूह। दाल रोटी या दाल भात, तो दाल भात नहीं है, दाल भात के अलावा भोजन के और अन्य पदार्थ है वो भी उसमें सम्मिलित है, समूह में आ रहा है। तो समाहार यानी समूह हो, इकट्ठा, एकत्रित अर्थ में लेते हैं। समाहार का अर्थ समूह या इकट्ठा हो, एकत्रित हो, है ना। वैसे तो पहला ये द्विगु समास का पूर्व पद, पहला पद क्या है, विशेषण होगा, वो भी संख्यावाची होगा। तो संख्या में होना है और साथ साथ क्या है, समूह के बारे में बताएगा। जैसे पंचवटी, पंचवटी, पंच क्या हो गया, 5, और वटी यानी वृक्ष, पेड़, यानी 5 वृक्षों का समूह, उसको कहेंगे पंचवटी। तो पूर्व पद इसका क्या हो गया, संख्यावाची हो गया, है ना। संख्यावाची विशेषण हो गया, संख्या में है, और दूसरा जो है वृक्ष क्या है, ये विशेष हो गया, संज्ञा है। तो इसका पूर्व पद संख्यावाची होगा, दूसरा जो है विशेष होगा, विशेष है। इस तरह का, यानी, और ये जो है ये समूह के बारे में बताएगा। 5 वृक्षों का समूह, कैसा वृक्ष है, 5 वृक्षों का समूह है।
उसको कहेंगे पंचवटी। तो पहला हो गया समाहार द्विगु समास। दूसरा है उत्तर पद प्रधान, यानी इसका उत्तर पद जो है ये सचमुच में ही उत्तर पद पर जोर देगा। जैसे ये भी दो प्रकार का हो गया, उत्तर पद जो है वो सचमुच ही उत्तर पद पर ही जोर देगा। ये भी दो प्रकार का हो गया। एक हो गया इसका, यहाँ कर लिख देते हैं, जैसे बेटा या उत्पन्न के अर्थ में लिया जाएगा। जैसे दो माँ का, इसका दो माँ का, अब ये पूर्व पद हो गया, ये उत्तर पद हो गया, ये संज्ञा है विशेष्य, और ये पूर्व पद क्या हो गया, संख्यावाची विशेषण हो गया। अगर इसका हम समास करें तो समासिक पद क्या बनेगा, द्वय मातुर बोले या फिर दुमाता बोले। दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे मान लो दो सूतों से बना। दो हो गया पूर्व पद संख्यावाची हो गया, ये हो गया उत्तर पद संज्ञा हो गया। दो सूतों से बना, उसको क्या कहेंगे, दुसुती। तो उत्तर पद प्रधान है, एकदम उत्तर पद ही इसका एकदम प्रधान है। ये भी दो प्रकार का हो गया, एक तो बेटा या जन्म के अर्थ में, उत्पन्न के अर्थ में लिया जाएगा, और दूसरा ख है जिसका कि सचमुच में उत्तर पद प्रधान है। जैसे 5 प्रमाण, प्रमाण यानी कहते 5 प्रमाण दीजिए, 5 का नाम बताइए, समस्त पद क्या बन जाएगा, पंच प्रमाण। 5 हथड़, हथड़ किसको कहते हैं, हैंडल को, हैंडल। समस्त पद क्या बन जाएगा, पंच हथड़। तो इस तरह हम देखते हैं कि द्विगु समास का पूर्व पद क्या होगा, विशेष संख्यावाची होगा, संख्या रहेगा इसमें नंबर में, और दूसरा पद विशेष रहेगा। ये भी दो प्रकार का हो गया, समाहार, समाहार में पहला पद संख्यावाची होगा और दूसरा जो है वो समूह या समाहार के बारे में बताएगा। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, जहाँ 4 राह मिलता है आपस में उसको कहते हैं चौराहा। तो इस प्रकार का समाहार में पहला पद संख्यावाची होगा और दूसरा पद जो है वो समूह में, समाहार या इकट्ठा, इस तरह का भाव बताएगा। उत्तर पद प्रधान द्विगु समास जो है, इसमें ये भी दो प्रकार का होता है। पहला क्या है कि बेटा या उत्पन्न के अर्थ में, जैसे कि मान लो दो माता का, तो द्वय मातुर बोले या दो माता बोले। दो सूतों से बना, दो सूत यानी धागा, ये सूत मतलब होता है, ये सूत का मतलब होता है धागा, है ना, और ये सूत का मतलब होता है बेटा। तो यहाँ दो सूतों से बना, इसलिए मात्रा पे जरा ध्यान देना कि कौन सा मात्रा लगा है। दो सूतों से बना यानी दो सूती, यानी दो धागा से बना हुआ, उत्पन्न किया हुआ है। दूसरा है जिसमें कि दूसरा एकदम उत्तर पद प्रधान, यानी सचमुच में उत्तर पद पर ही जोर दिया जा रहा है। जैसे 5 प्रमाण, प्रमाण यानी नाम, 5 प्रमाण लाइए यानी 5 का नाम बताइए। पंच प्रमाण, 5 हथड़, हथड़ यानी हैंडल, पंच हथड़। ये हो गया हमारा द्विगु समास। अब हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास।
अब है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसमें भी दो पद होगा, पूर्व पद और उत्तर पद। उत्तर पद प्रधान होगा और विशेष होगा, पूर्व पद में विशेषण होगा, और इसमें पूर्व पद में ये कारक की विभक्ति होगा, कारक की विभक्ति। तत्पुरुष समास का पूर्व पद जो है उसमें कारक की विभक्ति लगा होगा और उत्तर पद प्रधान होगा। कारक के 8 भेद हैं, तो कारक की 8 विभक्ति भी हो गई। कारक के 8 भेद है तो 8 विभक्ति हो गई। पहला क्या है? कर्ता, इसका विभक्ति भी लिखते चले। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए या द्वारा अपादान से ये हो जाएगा अलग के सेंस में। से यहाँ भी है, से यहाँ भी है, लेकिन यहाँ क्या होगा? करण यानी साधन, यहाँ साधन के रूप में से लगता है। यहाँ अलग के सेंस में, किसी से जब अलग हो रहा है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की या फिर रा रे भी रहेगा, अधिकरण अधिकरण का हो गया में, पे या फिर पर। संबोधन हे, ओ, अरे, अजी, ये सब हो गया। तो तत्पुरुष समास का पूर्व पद जो जिसमें कारक की विभक्ति लगा रहेगा, उसमें कर्ता का पहला जो है ने चिन्ह ये नहीं रहेगा तत्पुरुष समास में। ये किसमें रहेगा? कर्मधारय समास में। और कर्म रहेगा करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, फिर संबोधन नहीं होगा। हे और यहाँ नहीं लगेगा कारक की विभक्ति। तत्पुरुष समास में जो ये कारक की विभक्ति लगा है, दूसरा से लेकर 7वां तक, उसी के नाम पे इसको पुकारा जाता है या बोला जाता है। जैसे पहला हो गया इसका कर्म का, कर्म तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का पूर्व पद में कारक की विभक्ति लगा होता है। कारक की विभक्ति दूसरा से लेकर 7वां तक रहता है। अब देखो संस्कृत के व्याकरण में जो समास है उसमें लिखता है द्वितीय, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, क्योंकि संस्कृत में कर्ता कारक नहीं लिखा करके प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी इस तरह से लिखाता है। लेकिन हिंदी में प्रथमा द्वितीय नहीं लिखाता है। क्या लिखाएगा? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक हिंदी में लिखाता है। तो यहाँ उसी विभक्ति के आधार पर इसका नाम दिया गया है। जैसे कर्म तत्पुरुष समास। कर्म का क्या चिन्ह है? को। जैसे एग्जाम्पल ले ले, गगन को चूमने वाला,
गगन को चूमने वाला। क्या समस्त पद बनेगा? गगन चुंबी। क्या बनेगा? एक साथ लिखाएगा गगन चुंबी, क्योंकि इसमें देखो यहाँ कर्म कारक है, कर्म तत्पुरुष समास है। कर्म कारक का क्या विभक्ति है? को। यहाँ देखो को लगा हुआ है। ये पूर्व पद हो गया और ये उत्तर पद हो गया चुनने वाला। दूसरा है कर्म कारक। कर्म तत्पुरुष समास। इसमें कौन सी विभक्ति लगी रहेगी? से। कर्म तत्पुरुष समास में क्या विभक्ति चिन्ह रहेगा? से। जैसे काम से चोर। क्या समस्त बनेगा? काम चोर, यानी काम से जी चुराने वाला, काम चोर। उसी तरह से संप्रदान कारक हो गया, इसकी विभक्ति है के लिए। तो इसमें पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में कारक की विभक्ति लगेगी। संप्रदान में कौन सी कारक विभक्ति लगेगी? के लिए। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर। अपदान कारक में से का चिन्ह लगेगा, लेकिन अलग के सेंस में, अलग होते हुए। जैसे कर्म से हीन, यानी जो कर्म है उससे वो अलग हो गया, उसके कर्म है ही नहीं, तो हो गया इसमें कर्म से हीन। पूर्व पद हो गया, उत्तर पद हो गया, बीच में क्या आ गया? कारक की विभक्ति लग गया। कौन सा कारक की विभक्ति है? अपदान से। क्या लिखा गया? समस्त पद कर्म हीन। संबंध कारक का, के, की या फिर रा रे री रहेगा। दोनों पद के बीच में का, के, की या फिर रा रे री इस तरह का संबंध कारक विभक्ति रहेगा। जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। समस्त क्या पद क्या बनेगा? राज पुत्र। अधिकरण, अधिकरण में क्या हो गया? अधिकरण तत्पुरुष समास में कौन सी विभक्ति रहेगा? में, पे या पर। जैसे आत्मा पर निर्भर, आत्मनिर्भर, पर लग गया। अधिकरण कारक में क्या हो गया? आधार होना चाहिए, तो निर्भर किस पर है? आत्मा पे निर्भर, आत्मा पर निर्भर, आत्मनिर्भर हो गया अधिकरण कारक। और संबोधन कारक तो होगा ही नहीं, तो तत्पुरुष समास को उसके विभक्ति के नाम पे ही इसको जाना जाता है। जैसे और पहला याद रखोगे, पहला और लास्ट जो 8वां है, ये इसमें विभक्ति नहीं लगती है। पहली विभक्ति कर्मधारय में लगता है और दूसरा से लेकर 7वां तक तत्पुरुष समास में होता है। और जो जिसकी विभक्ति लगी रहती है उसी के नाम से उसको जाना जाता है। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। इस तरह से हम देखते हैं कि तत्पुरुष समास के 8 उपभेद है। सॉरी 8 नहीं, 5 उपभेद है। 8 नहीं है, 5 उपभेद है। उन 5 को भी हम जान लें। पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर उन 5 उपभेद के बारे में भी बताते हैं। तत्पुरुष समास के 5 भेद हो गए। पहला है उपपद। इसमें क्या है कि उत्तर पद जो है, इस प्रकार के समास में उत्तर पद का जो है वो भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग ना हो करके प्रत्यय के रूप में प्रयोग हो। प्रत्यय क्या है? एक शब्दांश है, पूरा शब्द होता नहीं, उसका एक अंश होता है। अंश होने की वजह से क्या होगा? वो स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग नहीं होगा। तो ऐसा समास जिसका कि उत्तर पद भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग न हो कर
प्रत्यय के रूप में प्रयोग हो उस प्रकार के समास को कहेंगे उपपद तत्पुरुष समास। जैसे रेखा से अंकित, अंकित क्या है, ये पूर्व पद हो गया रेखा, और ये हो गया उत्तर पद अंकित। अंकित क्या है, कृदंत है। उत्तर पद ऐसा कृदंत हो जो भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग ना हो करके प्रत्यय के रूप में प्रयोग हो। कृदंत, कृदंत ये संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी क्या होता है, क्रिया शब्द। हिंदी में क्रिया शब्द और संस्कृत में कृदंत कहते हैं। तो ये अंकित क्या है, अंकित करना, ये भी क्रिया शब्द है। तो रेखा से अंकित, रेखांकित, जल को देने वाला, जलद। अगर हम देने वाला ही सिर्फ बोले, स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग करें देने वाला, तो बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर कह दे जल को देने वाला तो बात समझ में आ जाएगी। तो वैसा कृदंत शब्द जो भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग न होकर के प्रत्यय के रूप में, प्रत्यय कहाँ लगता है, शब्द के पीछे में, तो प्रत्यय शब्द के रूप में प्रयोग हो, वह उस तरह के समास को कहते हैं उपपद समास। जैसे जल को देने वाला जलद, द का अर्थ हो गया यहाँ देने वाला, पंकज। यहाँ ज का अर्थ क्या है, जन्मने वाला। पंक यानी कीड़ा, सॉरी कीड़ा कहते कीचड़, कीचड़ में जन्मने वाला उसको कहेंगे पंकज, जैसे कमल का फूल। तो यहाँ ज का अर्थ हो गया जन्मने वाला, और यहाँ द का अर्थ हो गया देने वाला। जल को देने वाला, कीचड़ में जन्मने वाला। नई तत्पुरुष समास है जिसके ये नकारात्मकता का भाव पैदा करता है। जैसे न अंत, समस्त पद क्या बनेगा, अनंत। न भाव, अभाव। तीसरा है मध्यम पद लोपी, या फिर कहें लुप्त पद। लुप्त हो जाना यानी गायब हो जाना। कहता है मध्यम पद, यानी मध्यम यानी बीच, पद यानी बीच का जो पद है विभक्ति चिन्ह है। तो जब कारक का विभक्ति चिन्ह स्वयं नहीं लोप होकर के साथ में अन्य पद लेकर भी लोप हो जाए, उसको कहेंगे मध्यम पद लोपी या लुप्त पद, लुप्त पद। जैसे दही में डूबा हुआ, ये क्या है, विभक्ति चिन्ह लगा हुआ अधिकरण कारक, तो ये स्वयं अकेला नहीं लुप्त होकर के साथ में इसको भी ले लिया। दही में डूबा हुआ, दही बड़ा, ये दोनों लोप हो गया। सिर्फ कारक विभक्ति लोप न होकर के साथ में अन्य पद को भी लोप कर दे। स्वर्ण से बना हुआ, यहाँ देखो से विभक्ति चिन्ह लगा है, लेकिन ये दोनों पद लोप हो गया, स्वर्ण हार। प्रादि तत्पुरुष समास में क्या हो गया कि समस्त पद का पहला जो है ये प्र लगा रहेगा। खर में प्र लग गया, चलित में प्र लग गया, में प्र लग गया। अलुप्त तत्पुरुष समास में है कि इसमें स्थिरता का भाव पैदा होगा। जैसे युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर, मन में जन्मने वाला मनसिज, इस प्रकार का। तो ये हमारा हो गया तत्पुरुष समास के उपभेद। इस प्रकार हम देखते हैं कि तत्पुरुष समास की रचना तीन प्रकार से होती है, तीन प्रकार से होती है। तत्पुरुष समास की रचना कितना, तीन प्रकार से होती है। पहला हो गया संज्ञा जोड़ संज्ञा से, यानी पूर्व पद संज्ञा और उत्तर पद भी संज्ञा होगा। दूसरा है संज्ञा और विशेषण से, पूर्व पद संज्ञा होगा, उत्तर पद विशेषण होगा। और तीसरा है संज्ञा प्लस कृदंत से। पहला पद संज्ञा, दूसरा पद कृदंत। इसमें जो अभी तुरंत बताए हैं, जैसे रेखा से अंकित, रेखा से अंकित, ये पूर्व पद हो गया, ये उत्तर पद हो गया, समस्त पद बन गया रेखांकित।
ये रेखा हो गया भाववाचक संज्ञा, अनुभव कर रहे हैं कि ये रेखा खींचा हुआ है। संज्ञा प्लस विशेषण, जैसे धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, धर्म हो गया पूर्व पद और ये हो गया उत्तर पद। ये हो गया संज्ञा, ये भी किस प्रकार का संज्ञा हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। और ये भ्रष्ट हो गया विशेषण, उत्तर पद विशेषण हो गया और ये संज्ञा हो गया। तीसरा है संज्ञा प्लस संज्ञा। अरे इसका तो एग्जाम्पल दे रहे हैं ना इसे। हाँ, संज्ञा प्लस संज्ञा का कैसे हो गया, राजा का पुत्र, ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है। तो इस तरह हम देखते हैं कि तत्पुरुष समास की रचना तीन प्रकार से होती है, या तो संज्ञा या संज्ञा रहेगा, संज्ञा ये भी है, पूर्व पद संज्ञा उत्तर पद संज्ञा, या फिर पूर्व पद संज्ञा होगा और उत्तर पद विशेषण होगा, जैसे धर्म से भ्रष्ट। तीसरा है पूर्व पद संज्ञा होगा और उत्तर पद कृदंत होगा, जैसे रेखा से अंकित, रेखांकित। रेखा क्या है, भाववाचक संज्ञा हो गया और ये अंकित कृदंत यानी क्रिया है, क्रिया शब्द अंकित करना। इस तीन प्रकार से तत्पुरुष समास की रचना की जाती है। अब हम लोग थोड़ा, ये तो बहुत विस्तार में हो गया तीन पार्ट में, अब इसको थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं ताकि समझ में आ जाए इसका भेद कैसे कैसे है। अगर हम लोग देखें पद के आधार पे, तो समास को चार भागों में बांटा गया है पद के आधार पे। इतना तो मालूम है कि समास में एक होता है पूर्व पद, पहले वाले पद को पूर्व पद, और दूसरे वाला जो बाद वाला जो दूसरा वाला पद होता है उसको कहते हैं उत्तर पद। तो पद के आधार पर समास को चार भागों में बांट दिया गया है। पहला है पहला पद प्रधान कर देते हैं या पूर्व पद प्रधान। अगर पूर्व पद प्रधान होगा तो वो क्या है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा है उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान में क्या है, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान है और ये इसमें कारक की विभक्ति लगी रहती है। कारक की अगर पहली विभक्ति लगी हुई है तो वो कहलाएगा कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें कारक की विभक्ति लगी होती है। अगर कारक की पहली विभक्ति लगी हुई हो तो कर्मधारय समास कहलाएगा, इसका भी उत्तर पद प्रधान होगा। अगर पहला पद संख्यावाची हो जाए, उत्तर पद प्रधान हो जाए तो कहलाएगा द्विगु समास। कहने का मतलब कि तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, इसका दो उत्तर पद प्रधान होगा। तीनों का उत्तर पद प्रधान है, इसलिए इसको एक कैटेगरी में लिया गया है। तत्पुरुष समास में कारक की विभक्ति होती है। अगर कारक की पहली विभक्ति हो गई तो कर्मधारय, दूसरा से सातवां हो गया तो तत्पुरुष समास। और अगर पहला कर्ता कारक की विभक्ति होगा, इसमें कर्ता कारक की विभक्ति रहेगा और साथ ही अगर संख्यावाचक आ जाएगा तब कहलाएगा वो द्विगु समास।
अब लेते हैं दोनों पद प्रधान। अभी था पूर्व पद प्रधान, दूसरा हो गया उत्तर पद प्रधान, अब तीसरा है दोनों पद प्रधान। दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान में कौन सा है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या है कि दोनों पद प्रधान है, पूर्व पद भी प्रधान है और उत्तर पद भी प्रधान है। द्वंद्व समास भी 3 प्रकार का हो गया। 3 प्रकार का होता है। पहला है इतरेतर। इतरेतर में क्या होगी? दोनों समास, इसका दोनों पद प्रधान है, तो दोनों पद जो है प्रधान होते हुए भी दोनों का अपना अपना अस्तित्व रहेगा। जैसे माँ बाप, माँ का अपना अस्तित्व पहचान है, पहचानी जाती है, और फादर जो बाप है वो उनका अपना एक अस्तित्व है जिसके कारण वे जाने जाते हैं। जैसे राधा कृष्ण, राधा का अपना अस्तित्व है, कृष्ण का अपना अस्तित्व है। तो दोनों पद प्रधान होते हुए भी हम भी कम नहीं है, तुम भी कम नहीं हो, हम भी कम नहीं है, दोनों बराबर है, लेकिन दोनों का अपना अपना अलग पहचान है। दूसरा है समाहार। समाहार द्वंद्व समास में क्या है? समाहार का मतलब ये है समूह इकट्ठा, है ना, एकत्रित किया हुआ इकट्ठा समूह में। तो कैसे हो जाएगा? जैसे हाथ पैर, हाथ पैर के अलावा परोक्ष रूप से शरीर के अन्य अंग के बारे में कह रहा है। तो ऐसे तो मानेंगे, जैसे हाथ पैर बोले दोनों पद प्रधान है, आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें भी कहेगा कि द्वंद्व समास के कितने भेद हैं, तब देखना होगा कि वो इतरेतर में है, समाहार में आता है, या फिर वैकल्पिक में आता है। वैकल्पिक में क्या होगा? या अथवा में, जैसे दिन रात, भला बुरा, भला या बुरा, ये एक तरह से इसमें विपरीतार्थक विलोम शब्द रहेगा। जैसे दिन रात, दिन या रात, है ना, भला बुरा, भला अथवा बुरा, इसमें या अथवा रहेगा, या अथवा। समाहार में क्या होगा? समूह, समूह के बारे में बताएगा और इसका अपना अपना अस्तित्व रहेगा, अपना अपना अस्तित्व होगा। ये हो गया दोनों पद प्रधान। अब चौथा है कि दोनों पद प्रधान न होकर के, दोनों अप्रधान है, यानी कि दोनों पद प्रधान न होकर के तीसरा पद यानी समस्त पद जो है वो किसकी ओर संकेत कर रहा है, इंगित कर रहा है, वो पद प्रधान हो जाता है। उसको कहेंगे, इसको लिखते हैं कि दोनों पद प्रधान न होकर तीसरा पद प्रधान हो जाएगा। दोनों पद प्रधान न होकर के, यानी न पूर्व पद प्रधान है न उत्तर पद प्रधान है, वो जो दोनों पद मिल करके समास करके जो समस्त पद बना है वो किसकी ओर संकेत करता है, वो पद प्रधान हो जाएगा। उसको कहेंगे बहुव्रीहि समास। ये कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। पद के आधार पे, पद के आधार पे ये हो गया तत्पुरुष समास हो गया, कर्मधार और द्विगु। कर्मधार में भी 4 है, विशेषण और विशेष हो जाएगा तो उसके आधार पे 4 हो गया, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष। दूसरा हो गया कि पूर्व पद विशेष और उत्तर पद विशेषण, लेकिन ये जो दूसरा वाला है वो प्रायः संस्कृत में पाया जाता है, इसीलिए स्टूडेंट्स थोड़ा इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। अब चूंकि हम लोग संस्कृत शब्द को हिंदी में भी प्रयोग करते हैं तो ये यहाँ आ गया, तो इसकी भी जानकारी रखना जरूरी है। जैसे अभी हम एक वीडियो में बताए थे स्वयं,
स्वयं संस्कृत शब्द है, लेकिन उसको हम लोग हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। अब स्वयं में अनुस्वार ऊपर लगा हुआ है तो इसका उच्चारण यहाँ म क्यों हुआ? तो चूंकि संस्कृत के वर्ण विचार में ये नियम दिया है कि अगर शब्द के अंतिम वर्ण के ऊपर में अनुस्वार होगा तो उसका उच्चारण म होगा, इसलिए स्वयं पढ़ते हैं। तो हिंदी में भी जब हम लोग उसको लिखते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो वहां भी हम लोग स्वयं ही पढ़ते हैं। तो इसी कारण ये जो कर्मधारय का विशेष और विशेष के आधार पे जो 4 वर्ग में बांट दिया गया है, पहला हो गया विशेषण, पूर्व पद विशेषण, दूसरा विशेष, दूसरा है पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेषण, जो कि संस्कृत में प्राय होता है, लेकिन संस्कृत शब्द चूंकि प्रयोग करते हैं हम लोग हिंदी में, इसलिए इसकी जानकारी रखना जरूरी है। तीसरा हो गया दोनों पद विशेषण और चौथा हो गया दोनों पद विशेष। तो विशेषण और विशेष के आधार पे इसको 4 भाग में बांट दिए। और दूसरा, अगर विशेषण पूर्व पद है तो लिखेंगे पूर्व पद विशेषण। अगर पूर्व पद विशेष है तो उसको लिखेंगे विशेष पूर्व पद। अगर दोनों पद विशेषण है तो विशेषणों भय पद बोलेंगे, और अगर दोनों विशेष है तो उसको कहेंगे विशेषणों भय पद। ये हो गया विशेषण और विशेष के आधार पे इसको 4 वर्ग में बांटते हैं। दूसरा है उपमान और उपमेय के आधार पे। कर्मधारय को उपमान और उपमेय के आधार पर इसको 3 वर्ग में बांट दिया गया। उपमान और उपमेय क्यों आया? क्योंकि जब विशेषण है इसमें तो विशेषण की 3 अवस्था होती है ना, जैसे सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। इंग्लिश में भी गुड, बेटर, बेस्ट, 3 अवस्था माना जाता है। यानी कि जब 2 के बीच हम तुलना करेंगे तो बेटर हो गया, सुंदरतर हो गया, सुंदर से सुंदरतर, और में अधिक में सबों में अगर तुलना किया गया तो वो हो जाएगा सुंदरतर, या इंग्लिश में बेस्ट हो गया, गुड, बेटर, बेस्ट हो गया। अधिक, अधिकतर, अधिकतम, इस तरह से होता है। तो यहाँ जब विशेषण है तो उपमान और उपमेय भी हो जाएगा। जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसको उपमेय कहते हैं, और जिससे उसकी तुलना की जाती है उसको उपमान कहते हैं, तभी तो दोनों के बीच तुलना होगी। तो इसलिए उपमान और उपमेय के आधार पर भी इसको 3 भागों में बांट दिया गया। पहला है उपमान, क्या कहेंगे उसको, हाँ, उपमान कर्मधारय समास। उपमान यानी इसका पूर्व पद जो है उपमान रहेगा और उस दूसरा पद जो है वो उपमेय रहेगा। दूसरा है उपमित कर्मधारय समास। इसमें क्या होगा, पूर्व पद उपमेय होगा और दूसरा पद उपमान हो जाएगा, जस्ट एक दूसरे का उल्टा। और रूपक कर्मधारय समास जो होगा वो क्या होगा, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाएगा। जैसे चंद्रमा के समान मुख, यानी मुख जो है वो चंद्रमा के समान है, यहाँ कहा जाएगा चंद्रमा के समान मुख, समस्त पद बनेगा चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख। लेकिन रूपक अलंकार में हो जाएगा कि उपमेय को ही उपमान मान लिया जाएगा, यानी मुख के समान चंद्र। अब मुख जो था वो उपमेय है, लेकिन उसी को उपमान मान लिया गया कि वही जो है वो चंद्र के समान है। तो ऐसे को कहेंगे रूपक कर्मधारय समास। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कर्मधारय समास विशेषण विशेष के आधार पर 4 प्रकार में बांट दिया गया है, और उपमान उपमेय के आधार पर फिर इसको 3 भाग में बांट दिया गया है। उपमान, उपमेय, उपमित और रूपक कर्मधारय समास। ये हो गया हमारा पद के आधार पे। पद के आधार पे, पद की प्रधानता के आधार पे इसको 4 वर्ग में बांट दिया गया। दूसरा है प्रयोग के विचार से। प्रयोग के विचार से इसको 3 भाग में बांट दिया गया। उसको भी बता देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद उसको भी लिख देते हैं। प्रयोग के विचार से समास के भेद हो गए 3। कौन कौन? संयोग मूलक, आश्रय मूलक और वर्ण मूलक। संयोग मूलक में क्या होता है कि दोनों पद इसका संज्ञा होगा।
इसमें दोनों पद संज्ञा होगा। जैसे कि तुम्हारा ये द्वंद्व समास हो गया, द्वंद्व समास में दोनों, जैसे माँ पिताजी दोनों संज्ञा है। आश्रय मूलक में पूर्व पद क्या होगा? विशेषण, और उत्तर पद जो है पूर्व पद विशेषण होगा और उत्तर पद विशेष्य होगा। तो ये किसमें पाया जाता है? कर्मधारय समास में, कि उसका पूर्व पद विशेषण होगा और उत्तर पद विशेषण होगा। नहीं, ठीक तो लिखे, हाँ, पूर्व पद विशेषण होगा और उत्तर पद विशेष्य होगा। वर्णमूलक में कहे इसको, या वर्णमूलक कहे या फिर क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण भी कह सकते हैं, क्रिया विशेषण समास। इसमें क्या है कि पूर्व पद जो है, पूर्व पद क्या होगा? अव्यय होगा, और उत्तर पद जो है वो संज्ञा होगा। ये किस में आएगा? ये आता है बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास में। वर्णमूलक जो है वो अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास होता है। आश्रय मूलक में पूर्व पद विशेषण और विशेष है, तो इसमें कर्मधारय समास आ जाएगा। और संयोग मूलक में दोनों पद संज्ञा है, तो इसमें क्या आ जाएगा? द्वंद्व समास। जो कि बताए थे कि पद के आधार पे 4 वर्गों में बांटा गया है। अव्ययी भाव समास पूर्व पद प्रधान है, और दोनों पद प्रधान है द्वंद्व समास। दूसरा पद पर पहला पद प्रधान है अव्ययी भाव समास, दूसरा पद प्रधान है तत्पुरुष समास, जिसके अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु समास आएगा। और इसमें दोनों पद प्रधान है द्वंद्व समास आ जाएगा। प्रयोग के आधार पे 4 और प्रयोग के आधार पे 3 और पद के आधार पे 4 हो गया, 4 यहाँ भी आ गया। और इसी के अंतर्गत विशेषण और विशेष है, इसी के अंतर्गत कर्मधारय द्विगु और तत्पुरुष भी आ जाएगा। आशा करते हैं कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। समास पूरे डिटेल में बता दिए हैं। खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे यूपीएससी का, ये सब का एग्जाम में जब पूछा जाएगा या एसएससी में, तो उसमें उसका भेद करके पूछा जाएगा। जैसे युधिष्ठिर का क्या समास होगा, तब वहां हमको उसका पूरा अलुक भेद बताना पड़ेगा। ऐसे मोटा मोटी जो हिंदी का क्लास जो परीक्षा होता है उसमें तो मोटा मोटी पूछा जाता है। लेकिन जैसे द्वंद्व समास, अब द्वंद्व समास में हाथ पांव दे देगा तो पूछेगा कि इसका कौन सा भेद है, द्वंद्व समास के किस भेद के अंतर्गत आएगा हाथ पांव। तो हम देखेंगे कि समाहार के अंतर्गत आ रहा है, यानी कि हाथ पांव के अलावा भी ये शरीर के अन्य अंग के बारे में बता रहा है, समूह के बारे में। केवल हाथ पैर नहीं फूल रहा है, शरीर के पूरा अंग उसका फूल रहा है डर से। तो परोक्ष रूप से वो पूरे समूह के बारे में बता रहा है। तो ध्यान देना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उन सब में, यूपीएससी सब एग्जाम में इस तरह से पूछता है, उसका पूरा भेद। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो, तो लाइक करो, शेयर करो, औरों को भी बताओ, ताकि उन लोग भी जाने समझे। मेरा तो उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लोगों को समझा दे। तो जब शेयर करोगे तभी और भी लोग जानेंगे, समझेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए टॉपिक लेकर नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।